नमस्कार। आज कहानी एक ऐसे दरिंदे की जिसने शुरुआत का समय तो गरीबी में बिताया, लेकिन समाज के सो कॉल्ड ठेकेदारों की मदद से वो दरिंदगी के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां इंसानियत अपने आप दम तोड़ देती है। ये कहानी है एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की जिसने ना सिर्फ इंसानियत का कत्ल किया बल्कि उसने सभी रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। कहानी है मद्रास की, जिसे आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। एक ऐसा शहर जहां लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां लड़कियों का अचानक गायब होना आम बात बन चुकी थी, और जहां एक ऐसा आदमी खुलकर घूम रहा था जो कि ना सिर्फ अपराध करता था बल्कि पुलिस और नेताओं के साथ बैठकर जश्न भी मनाता था। उसका नाम था ऑटो शंकर। लेकिन सवाल यह है कि एक आम ऑटो ड्राइवर आखिर कैसे बन गया भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वो अकेला था या उसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। 4 मार्च 1955 तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव, यहीं जन्म हुआ गौरी शंकर का। एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि फिल्म देखने के लिए उसे अपनी मां के पैसे चुराने पड़ते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे फिल्मों में हीरो नहीं बल्कि विलेन पसंद आते थे। शायद यहीं से शुरू हो गई थी एक खतरनाक सोच, जिसने एक छोटे से लड़के को अपराध और वहशत के उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि दशकों के बाद भी उसकी कहानियां किसी भी इंसान की रूह कपा दे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से। शंकर काम की तलाश में मद्रास पहुंचता है। पहले मजदूरी की, फिर किसी तरीके से ऑटो चलाना सीखा और ऑटो ड्राइवर बन गया। कुछ पैसे हाथ में आने लगे तो पैसे कमाने की चाहत और बढ़ गई। उस वक्त सरकार ने तमिलनाडु में शराब पर बैन लगाया हुआ था और शंकर ऑटो चलाता था, तो धीरे धीरे उसके संपर्क शराब पीने वालों के साथ साथ अवैध तरीके से शराब बेचने वालों से भी बन गए। पैसे कमाने के लिए उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी। ऑटो चलाने की आड़ में उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जब किस्मत मौका देती है तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाता, और यही ऑटो शंकर के साथ भी हुआ। वो धीरे धीरे शराब के अवैध कारोबार में इस कदर डूब गया कि अपराध के दलदल में कब फंस गया उसे पता भी नहीं चला। ऑटो ड्राइवर पर पुलिस को शक भी नहीं हुआ और ऑटो शंकर पर काली कमाई की बरसात होने लगी, और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। कुछ ही समय में उसने अपनी गैंग बना ली। पैसा, ताकत और पहचान भी बढ़ गई। लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने शराब से बैन हटा दिया। यह फैसला ऑटो शंकर के लिए एक जबरदस्त झटका था। उसकी कमाई कम हो गई थी, पैसों की बारिश अचानक बंद हो गई। लेकिन तब तक उसकी पैसे की भूख इस कदर बढ़ गई थी कि उसने कमाई का दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। लेकिन अपराध की दुनिया में रहते हुए उसे कुछ और काम नहीं समझ आया, तो उसने एक नया रास्ता खोजा, और वो था जिस्म फरोशी का धंधा। और ये रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे शंकर ने लड़कियों की सप्लाई शुरू कर दी। इसी काम की वजह से उसके नेताओं से संबंध बन गए। पुलिस वालों को तो वो पहले अपनी जेब में रखने लगा। वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। उसकी हवस और पैसे की भूख बढ़ती ही चली गई। वो लड़कियों से शादी करता, फिर उन्हें टॉर्चर करता। उसका आतंक इस कदर बढ़ गया था कि उसके सामने कोई आवाज उठाने तक की हिम्मत न करता, और जो लड़की ऐसा करती वो गायब हो जाती। और फिर आती है वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। 1987 उसकी पत्नी ललिता उसके ही गैंग के सुदलाई नाम के एक आदमी के साथ भाग जाती है। यह सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसके अहंकार पर वार था। शंकर ने अपनी पत्नी ललिता के इस कदम को अपने आत्मसम्मान पर चोट समझा और उसकी तलाश शुरू कर दी। और कुछ ही समय बाद उसने अपनी पत्नी ललिता को ढूंढ भी लिया और फिर अपने ही घर में अपने ही साथियों के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। यही था उसका पहला मर्डर। इसके बाद जैसे उसके अंदर का इंसान मर गया और एक दरिंदे का जन्म हुआ। एक एक करके उसने सुदलाई, रवि और 3 अन्य लोगों को भी मार डाला, हर बार और ज्यादा बेरहमी से। लाशें दफन, सबूत खत्म और पुलिस चुप, क्योंकि शंकर अकेला नहीं था। उसके पास था पुलिस का संरक्षण और नेताओं का साथ।
और यही वजह थी कि 6 मर्डर के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इन 6 हत्याओं के बाद भी ऑटो शंकर के खिलाफ कोई सबूत ही पुलिस के हाथ नहीं लगे और ना ही इन 6 लोगों की लाश कभी पुलिस के हाथ लगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो लाशों के साथ करता क्या था? तो ऑटो शंकर ने इन सभी लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों को ना तो दफनाया और ना ही जलाया। उसने चेन्नई में कुछ ऐसी इमारतों की तलाश की जो कि उस वक्त बनाई जा रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था, और चुपचाप पैसे के बल पर इन लाशों को इमारतों की दीवारों और फर्श के नीचे चिनवा दिया। लेकिन फिर मद्रास में लड़कियां गायब होने लगी, 1-2 नहीं, पूरी 9 लड़कियां। अब ये मामला बड़ा हो चुका था। SIT बनी, जांच शुरू हुई और फिर एक गलती, उसके गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया और डर की वजह से उसने सब कुछ बता दिया। 7 जुलाई 1988 पुलिस ने ऑटो शंकर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसके घर से एक डायरी मिली। यही डायरी उस अपराधी के अंत का कारण बनी, क्योंकि इस डायरी में ऑटो शंकर के हर अपराध, हर कनेक्शन, हर अवैध कारोबार की वो डिटेल्स मौजूद थी जिसके बारे में ऑटो शंकर के अलावा कोई और नहीं जानता था। इसमें दर्ज था हर अपराध, हर रिश्ता, हर सौदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1990 ऑटो शंकर जेल से भाग गया। कैसे? पैसों के दम पर, जेल स्टाफ को खरीद कर। लेकिन किस्मत ज्यादा दिन उसका साथ नहीं देती है। सिर्फ 10 दिन बाद वो फिर से पकड़ा गया। अब पेशी के दौरान उसने कोर्ट में दलील दी कि उसे अपराध करने की सीख फिल्मों से मिली और इसी बहाने को उसने खुद को बचाने की कोशिश के लिए इस्तेमाल भी किया। लेकिन इस बार कोई बहाना काम नहीं आया। 31 मई 1991 कोर्ट ने ऑटो शंकर को फांसी की सजा दे दी और 27 अप्रैल 1995 को, यानी लगभग 4 साल के बाद, ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके कई राज आज भी दफन हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि अगर सिस्टम साथ दे तो फिर एक अपराधी शहर का राजा बन सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।